कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कोरियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है जो कि मून पर जा रहा था। इस दुर्घटना में 3 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो जाती है, जहां इसी वजह से पूरी दुनिया की स्पेस कमेटी से कोरियन स्पेस कमेटी को निकाल दिया जाता है। लेकिन जब दुनिया को पता चला कि मून के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी पृथ्वी को हजारों सालों तक बिजली प्रदान कर सकते हैं, तो 5 साल बाद कोरिया फिर से स्पेस में जाने का ऐलान दुनिया के सामने करती है 3 और जाबाज एस्ट्रोनॉट्स के साथ, हुआंग, ली और चो, जहां पर इस बार वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करने में कामयाब होते हैं। लेकिन उनके स्पेस में जाने के 3 दिन बाद ही सूरज में से कुछ बहुत ही खतरनाक सोलर विंड निकलती है, जो कि स्पेस में मौजूद सारे स्पेस शटल्स की इलेक्ट्रिसिटी तो बंद कर देती है, लेकिन इसका असर अर्थ पर भी होता है, जहां जब तक सारे सिस्टम्स फिर से काम करना शुरू नहीं कर देती, वो लोग मून पर लैंड नहीं कर सकते। इसलिए ली और चो बाहर स्पेस में जाकर शिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जहां हुआंग अंदर से ही सारे सिस्टम्स को चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी शिप में वीडियो काम करना शुरू कर देता है, जहां अब बस ऑडियो का आना बाकी था ताकि वो अर्थ में मौजूद लोगों से बात कर सके। वहीं पर अर्थ में हम कंट्रोल सेंटर में साइंस मिनिस्टर और फ्लाइट डायरेक्टर जोंग को देखते हैं, जहां फिर वीडियो आ गया था। तभी ली उस शिप के एक सोलर पैनल में कुछ शॉर्ट सर्किट देखता है, जहां जो उसे ठीक करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो फ्यूल कंपार्टमेंट को खोलता है, वो देखता है कि उसमें से फ्यूल लीक हो रहा था, जहां फिर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। और तभी ली चो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और धमाके में चो शिप से दूर स्पेस में चला जाता है और ली का सूट भी इतना डैमेज नहीं झेल पाता और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसी ब्लास्ट के कारण वीडियो फिर चला जाता है, जहां हुआंग उसके कमांडर को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो इतना ट्रेन नहीं था कि वो खुद से स्पेस सूट पहन सके। लेकिन फिर भी वो ली को अंदर लेने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे मना करता है। पहले वो उसे बताता है कि अगर वो पूरी सिस्टम्स को रिबूट करेगा तो ऑडियो और वीडियो काम करने लगेंगी और उसे कैसे भी करके अर्थ में वापस जाना होगा। इतना कह के वो अपना हार्नेस निकाल देते हैं और स्पेस के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हुआंग वीडियो और ऑडियो ठीक कर लेता है और अर्थ पर मौजूद कंट्रोल सेंटर में सारी सिचुएशन समझाता है कि ली और चो के मरने के बाद वो मून से 30,000 किलोमीटर दूर अकेला है, बिना किसी स्पेस शटल को चलाने के एक्सपीरियंस के साथ। जोंग उससे कहता है कि हम तुम्हें बचाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो लोग एक मीटिंग रखते हैं, जहां पर साइंस मिनिस्टर मिशन से ज्यादा हुआंग की जान बचाना चाहते थे, जहां हुआंग को शटल चलाना नहीं आता था, इसलिए उनको वहीं से उस स्पेस शटल को कंट्रोल करना होगा, जो कि उस ब्लास्ट के बाद इस वक्त पॉसिबल नहीं था। जहां सारे एक्सपर्ट्स मिलके उस आदमी को बुलाने का फैसला करते हैं जिसने 5 साल पहले वाली स्पेस शिप बनाई थी, क्योंकि जिस स्पेस शटल में हुआंग इस वक्त था उसे पुरानी वाले शटल से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। जहां पुरानी शटल को 2 लोगों ने बनाया था, किम और हुआंग क्यू ने। जहां पर हुआंग क्यू ने तो उस हादसे के बाद अपनी जान ले ली थी, लेकिन किम उनकी मदद कर सकता था। जहां जब वो किम के पास जाते हैं तो पहले तो वो उनको साफ मना कर देता है और नासा वालों के पास जाने को कह देता है। लेकिन अब जब कोरिया इंटरनेशनल स्पेस कमेटी का हिस्सा नहीं थी तो नासा वाले उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन तभी किम न्यूज में देखता है कि हुआंग उसी आदमी का बेटा था जिसके साथ मिलकर उसने पुरानी शटल बनाई थी। ये देखकर वो मान जाता है। वही स्पेस में हुआंग की शटल में टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था। दूसरी तरफ किम उस सेंटर में अपनी असिस्टेंट हैंक के साथ आता है, जहां पर सबसे पहले वो हुआंग से बात करके उससे उस शटल को कंट्रोल करवा के सूरज की तरफ टर्न करवाता है, जिससे वहां का टेम्परेचर बैलेंस हो सके। तभी हुआंग किम से पूछता है कि आप कौन हैं, और यहाँ पर किम उसे अपनी पहचान और उसके पिता के साथ उसकी हिस्ट्री बताता है, जिससे हुआंग को पुरानी बातें याद आती है। जिसके बाद किम उसकी वाइफ यून को कॉल करके उसकी मदद मांगता है, जो कि नासा में काम करती थी। दरअसल नासा का एक स्पेस स्टेशन भी हुआंग की शटल के करीब था, जहाँ वो हुआंग की वापस अर्थ पर आने में मदद कर सकते थे। लेकिन यून टीम को बताती है कि सूरज से निकले सोलर विंड ने उनके स्पेस स्टेशन की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है, जहां अगर कोरिया के प्रेसिडेंट भी उनसे मदद मांगते हैं तो भी वो उनकी मदद नहीं कर सकते। तभी खान किम को बताती है कि हुआंग शटल में से एक लैंडर के जरिए मून पर जाने का फैसला कर चुका है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हुआंग हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहता था। वो उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत को जाया नहीं जाने देगा और इस मिशन को पूरा करेगा। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कोरिया का एक एस्ट्रोनॉट पूरी दुनिया का दूसरा इंसान बनने जा रहा है जिसने मून पर अपने कदम रखे, जहां हुआंग स्पेस शटल से अपने लैंडर को डिटैच करता है और 30,000 किलोमीटर का सफर तय करके फाइनली अपने लैंडर को मून पर लैंड करता है। जिसके बाद वो मारू नाम के एक ड्रोन को एक्टिवेट करता है और फाइनली मून पर अपने कदम रख के
ख्वान मून पर पहुंचने वाला दूसरा इंसान बन जाता है, जहां कोरिया के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था, जहां वांग को उसके मिशन पूरा करने में और वापस शटल तक पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे और इन्हीं 5 घंटों में किम को कैसे भी करके उसके शटल को ठीक करना होगा ताकि हुआंग वापस घर आ सके। वहीं पर हुआंग एक रोवर में बैठकर शैकल्टन क्रेटर नाम की दूसरी तरफ नासा वालों को पता चलता है कि मून पर एक मीटियर शावर आने वाला था, मतलब एक तरह का अर्थक्वेक ही समझ लो। जहाँ क्या वो इसके बारे में कोरिया वालों को बताएंगे या फिर नहीं, ये देखते रहिए, आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वांग शैकल्टन क्रेटर में ड्रिलिंग शुरू कर देता है, जहां नासा वाले एक कॉल में कोरिया को बताते हैं कि कोरियन प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उनके स्पेस स्टेशन की हालत को ध्यान में रखते हुए वान की मदद नहीं कर सकते और उनको मीटियर शावर के बारे में भी बताते हैं। लेकिन वो वांग से बहुत ही दूर होने वाला था, इसलिए कोरियन स्पेस कोई एक्शन नहीं लेते। वहीं हान किम को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन किम उस पर ध्यान नहीं देता। वहीं पर वांग स्पेस सेंटर को खुशखबरी देता है कि उसे मून के अंदर से एक बर्फ का टुकड़ा मिला है और उसके हिसाब से वो मीटियर शावर भी अब रुक गया है। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी मारू कुछ डिटेक्ट करता है और अचानक ही वहाँ पर मीटियर गिरने लगते हैं और हान किम को यही बताने की कोशिश कर रही थी। हुआंग तेजी से अपने रोवर में बैठकर लैंडर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीटियर गिरने की वजह से मून की जमीन टूटने लगती है। और हुआंग रोवर के साथ एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन मारो उसे वहां से बाहर निकालता है। और दूसरी तरफ किम मेन शटल को रिबूट करने की कोशिश करता है। वहीं हुआंग मारो की मदद से वापस उसके लैंडर के अंदर आता है और जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है। वहीं पर उसका मेन शटल भी अब ठीक हो चुका था और स्पेस सेंटर वालों के पास उसका कंट्रोल भी आ चुका था, जहाँ वो अर्थ में से हुआंग के लैंडर को मेन शटल से अटैच करते हैं और अब बस हुआंग को वापस उसके मेन शटल में जाना था। लेकिन तभी कुछ मीटियर उसके मेन शटल से टकराते हैं और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहाँ फिर उसकी शिप का कंट्रोल स्पेस सेंटर के हाथ से निकल जाता है। और तभी उनको पता चलता है कि वो मेन शटल मून के फार साइड में जाकर क्रैश होने वाली है, मतलब कि मून का वो हिस्सा जो पृथ्वी से दूर है। और एक बार अगर हुआंग वहाँ पर पहुँच जाता है तो उनके पास हुआंग से बात करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हुआंग को मजबूरी में जैसे तैसे करके मैन्युअली अपने लैंडर को शटल से फिर डिटैच करना पड़ता है। लेकिन इसके पहले कि वो उसके लैंडर को कंट्रोल करता, उसके लैंडर में हीलियम गैस लीक होने लगती है और अपना हेलमेट पहनने के बाद भी हुआंग अपना होश खो देता है और स्पेस सेंटर से उसका कनेक्शन भी टूट जाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि हुआंग मर चुका है और ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। इस घटना को 4 घंटे हो चुके थे, जहां एक्सपर्ट के हिसाब से हुआंग के सरवाइव होने के चांसेस बहुत ही कम थे। वहीं पर किम अब पूरी तरीके से हार मान चुका था, इसलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तभी हैन वहाँ पर आके उसे रोकती है कि तभी किम के फोन में एक मैसेज आता है, जहाँ हैन किम को फोन दिखाती है जिसमें यून ने किम को बताया था कि हुआंग अभी भी जिंदा है, जिसका पता नासा को एक सिग्नल से मिला जो हुआंग भेज रहा था। और वो किम को नासा के एक सीईओ का पासपोर्ट भी देती है जिससे कि वो हुआंग से बात कर सके। ये देखकर किम और हैन तुरंत पास वाली एक ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं, जहाँ वो जुगाड़ लगा के हुआंग से कम्युनिकेट करते हैं। वहीं हैन हुआंग के सिग्नल को रिकॉर्ड करती है ताकि वो उसे यूट्यूब पर अपलोड कर सके। किम हुआंग से उसकी सिचुएशन पूछता है, जहाँ हुआंग ने लैंडर के अंदर तो सब ठीक कर दिया था, लेकिन वो लैंडर के बाहर जाकर चेक नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर अभी भी मीटियर शावर चालू थे। वहीं उस लैंडर की हालत पता करने के लिए किम को स्पेस सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ से मीलों दूर एक पहाड़ी इलाके में थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खान ने एक हॉस्पिटल में कॉल करके उनको झूठ मूठ बताया कि किम को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उन्होंने तुरंत वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेज दिया, जहाँ किम तुरंत उस हेलीकॉप्टर में स्पेस सेंटर पहुँच जाता है और वहाँ सबको खुशखबरी देता है। वहीं पर दुनिया को भी खान की यूट्यूब वीडियो से हुआंग के बारे में पता चल गया था। वहीं पर जब तक स्पेस सेंटर वाले हुआंग से कनेक्ट नहीं कर लेते, हैन उसे जगाए रखती है क्योंकि अगर वो सो गया तो सारा खेल खत्म समझो। वहीं पर नासा वालों को पता चल जाता है कि यून ने कोरिया को उनकी इजाजत के बिना कुछ बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसलिए वो उससे इस्तीफा देने को कहते हैं। वहीं पर कोरियन स्पेस सेंटर हुआंग के लैंडर से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि अब वो उसे बचाएंगे कैसे। कि तभी उनको पता चलता है कि नासा वाले उस वायरल यूट्यूब वीडियो के प्रेशर में आके हुआंग को बचाने के लिए मान गए हैं। यहाँ हुआंग को बचाने का मिशन यून का नासा के लिए एक आखिरी मिशन होगा। उनका प्लान था कि हुआंग अपने लैंडर को 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगा और फिर नासा का स्पेस स्टेशन उसके लैंडर को उनके शटल के साथ अटैच कर लेगा। लेकिन हुआंग जैसे ही इग्निशन ऑन करता है, मून की जमीन टूटने लगती है, जिससे लैंडर टेढ़ा होकर ऊपर जाने के बदले जमीन से लगकर तेजी से ट्रैवल करने लगता है।
जहां ह्वांग जैसे तैसे करके इग्निशन को बंद कर देता है, लेकिन अब वो लैंडर टेढ़ा हो चुका था जिसे सीधा करने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं नासा का स्पेस स्टेशन भी उस जगह पर और नहीं रुक सकता था। ह्वांग अपने ऑक्सीजन को बंद कर देता है, जहां वो हार मान जाता है कि वो अपने पिता की तरह मरना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वांग यहाँ सबको बताता है कि उसके पिता ने मरने के बाद उसके विल में लिखा था कि उसे 1 महीने पहले ही पता चल गया था कि उस स्पेस शटल में कोई खराबी है जो 5 साल पहले क्रैश हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन तभी किम उसे कहता है कि उसने मिशन के 1 दिन पहले उसे ये बता दिया था, लेकिन उस वक्त किम के लिए वो मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। किम कहता है कि गलती उसकी थी, ना कि तुम्हारे पिता की। ये सुनकर ह्वांग के अंदर फिर जोश आता है और वो उनसे एक नए प्लान की मांग करता है। वहीं पर यून किम को बताते हैं कि ह्वांग का लैंडर इस वक्त ऐसी पोजीशन में पड़ा है कि अगर उसमें इग्निशन किया जाए तो वो जमीन से लगकर एक क्लिफ तक पहुंचेगा, जहां से वो आसमान की तरफ चला जाएगा। जहां ह्वांग को बस मून के नियर साइड तक पहुंचना होगा, मतलब मून का वो हिस्सा जो अर्थ की तरफ है, जहां उसकी टीम उसे बचा लेगी। लेकिन मसला ये था कि वो लैंडर इस हालत में नहीं था कि वो स्पेस में जाकर वापस जमीन में लैंड हो सके। लेकिन किम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर एक आइडिया निकालता है। अब वो क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। किम ह्वांग से मारू ड्रोन को लैंडर के अंदर लाने को कहता है और लॉन्च के लिए तैयार होने को कहता है, जहां वो उसकी टीम को उनका प्लान समझाते हैं। ह्वांग अपने बुलंद हौसले के साथ लैंडर में इग्निशन ऑन करता है और प्लान के मुताबिक वो लैंडर को जमीन से सीधा। दूसरी तरफ यून नासा के खिलाफ जाकर उनके स्पेस स्टेशन टीम को ह्वांग को बचाने को कहती है, जहां बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। ह्वांग को बचाने का फैसला उनके हाथ में था, जहां क्या वो उसे बचाएंगे ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं ह्वांग उस लैंडर को मून के नियर साइड में लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ले जाता है, जिसके बाद वो मारो को अपने बॉडी में एक टेप की मदद से चिपकाता है और उस लैंडर से कूद जाता है। ये देखकर ह्वांग के साथ सबकी जान हलक में थी, जहाँ ह्वांग मारो की मदद से अपने गिरने की गति को कंट्रोल करता है और जैसे तैसे करके मून के नियर साइड में लैंड होता है। तभी हम सुनते हैं कि नासा वाले ह्वांग को बचाने आ रहे थे।